Hello everyone, today we are going to study about electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है किसी पॉइंट के ऊपर, किसके कारण? ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन spherical shell. For this, here consider a positive charge Q, that is plus Q, uniformly distributed over the surface of this spherical shell which has a radius of capital R. हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल ले ली और जो उसका सरफेस है, क्योंकि वो बीच में से खाली है, तो जो चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर लाई करेगा। मान लिया जो कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस जो है स्फेयर का वो आर है। नाउ हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नोट करनी है। सो फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट से पास होता हुआ हमने एक यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जब हमने पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वैल्यू निकाली है तो हम वहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो इस तरह से हमने ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ अ गॉसियन सरफेस। जो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। जो ये स्फेरिकल शेल है, इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। अभी हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आउटवर्ड होती है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पी के ऊपर अभी हमने ये एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, ये बड़ा, ठीक है। तो इस एरिया एलिमेंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका ये एरिया वेक्टर होगा, इसको मैंने डी एस के साथ लिख दिया, डी एस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी ना यहाँ पे, तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इट मीन्स इन दोनों के बीच जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा। अभी इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा इस सरफेस के साथ वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/ε0 चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम जो ये ई डी एस है, ई डॉट डी एस मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अभी डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगी इसको हम कर देंगे, लिख सकते हैं इस तरह से, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस E vector and ds vector are along the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री। देन जो ये इक्वेशन 2 बिकम्स, तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री भर देंगे, क्लोज सरफेस एस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एस, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज इक्वल टू एस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हमारे पास जो cos 0 डिग्री होता है 1 के बराबर होता है। सिंस E एट L पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, जो E की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, जो हमारे पास
जो गॉसियन सरफेस लिया है उसके ऊपर एवरी पॉइंट के ऊपर वो सेम होगी। सो यहाँ से हम ई जो है इसको कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रल एस डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। वट जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल एस डी एस, ये क्या होगा, इट इज़ अ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका एरिया होगा। और हम जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का किसी और होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, जो क्लोज इंटीग्रल एस डी एस की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में भर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। रीरेज कर देंगे, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि हमारे पास आर डिस्टेंस के ऊपर है एक जो चार्ज स्फीयरिकल शेल है उससे। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। जो इसका बी पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। जब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है वो सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल के ऊपर लाई करेगा, तब क्या हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो अभी जो मान लिया हमने, जो पॉइंट पी है यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, जो गॉसियन सरफेस भी इसी के लिए यही होगा अभी। तो हमारे पास जो है इस सरफेस के जो एरिया वेक्टर ds और पॉजिटिवली चार्ज है इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्शन भी वो आउटवर्ड होगी। और ई और ds दोनों ही आपस में एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब इनकी दोनों की सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी। तो मीन्स इन दोनों के बीच थीटा जो है, जो एंगल होगा वो 0 होगा। व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P इज एट द सरफेस ऑफ द शेल, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो P पॉइंट, मतलब ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये स्फेरिकल शेल के ऊपर लाई कर रहा है। इन दिस केस जो R, जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन 5 है वो बन जाएगी E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ हम जानते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम सिग्मा के साथ लिखते हैं, वो किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम जब रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। तो इन दिस केस हमारे पास जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होगा स्फेयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस इसका r है। देन इक्वेशन 6 बिकम्स, अभी जो इक्वेशन 6 है यहाँ पे हम Q की वैल्यू भर देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई के साथ 4 पाई, वी हैव लेफ्ट विद E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी ऑन द चार्ज स्फेरिकल शेल वो किसके बराबर होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी
over absolute permittivity of a free space. Third case, C, electric field intensity at a point inside the shell. अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पॉइंट जो है इनसाइड द शेल लाई कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये P पॉइंट जो है इस जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर O से कितनी है R' P की, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मेज़र करनी है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल S E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अभी जो हमने इस पॉइंट के ऊपर एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया था, ठीक है, तो हमारे पास जो ये गॉसियन सरफेस होगा इसके अंदर जो हमारे पास चार्ज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो चार्ज जो है जो ये इनफाइनाइटली जो हमने स्फेरिकल शेल ली है, चार्ज स्फेरिकल शेल ली है, जो चार्ज जो है सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और बीच में से ये हॉलो है, तो विद इन क्या होगा, चार्ज जीरो होगा। हियर गॉसियन सरफेस encloses no charge means q is equal to 0. So equation 7 becomes क्या बन जाएगी हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल S E डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू चार्ज जीरो है तो इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्या होगी, विद इन द चार्ज स्फेरिकल शेल वो 0 होगी। Thus no electric field inside a uniformly charged thin spherical shell. Variation of electric field intensities with distance r from the center O of the charged spherical shell. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल वो किस तरह से वेरी करेगी उसको हम अभी देखते हैं। हमने यहाँ पे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस डिस्टेंस ले ली और वाई एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली। फर्स्ट केस जब हमारे पास व्हेन जो r लेस देन r होगा, r जो है स्मॉल और हम ले रहे हैं, जो डिस्टेंस होगी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, और r कैपिटल R जो है ये रेडियस होगा स्फेरिकल शेल का। जब हमारे पास r लेस देन r होगा देन इन दैट केस E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये इसका रेडियस r हो गया, क्लियर, तो विद इन इसके अंदर जब आपके पास कोई भी पॉइंट लाई करेगा इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। सेकंड केस व्हेन r इज इक्वल टू r, जब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी डिस्टेंस दैट इज r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R क्या होगी, तो इन दैट केस जो E होगी दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज उसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। जब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड व्हेन r ग्रेटर देन r मीन्स जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है फ्रॉम द दिस स्फेरिकल शेल के, तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर
आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, या दिस इंप्लाइज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जैसे कि ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है, पहले हमने पॉइंट यहाँ पे लिया, फिर डिस्टेंस बढ़ गई। इस तरह से क्या है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, कहाँ से, जो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे आर इंक्रीज करेगा और ई की वैल्यू जो डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। Thus, electric field intensity is zero inside the charged spherical shell. It is maximum at the surface of the charged spherical shell and then varies inversely with the distance का square away from the sphere of the charged spherical shell. Means जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी विद इन द शेल वो जीरो होगी, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगी, और जैसे ही जैसे हम उस सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो वेरीज करेगी इन्वर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर।